हेलो क्लास। आज का हमारा वीडियो है भारत का साहित्यिक विरासत, जिसमें हमने पढ़ा कि भारत जो मध्ययुगीन साहित्य है, फिर हमारे जो वेद है, फिर अरण्य है, ब्राह्मण ग्रंथ है, इन सब के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे भारत के प्राचीन विद्यापीठ, मतलब कौन कौन से प्राचीन जमाने में विद्यापीठ थे, यानी कि पढ़ाई के केंद्र थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है नालंदा। नालंदा के बारे में पढ़ते हैं। बिहार के पटना जिले के बड़गांव नामक गांव के पास प्राचीन नालंदा विद्यापीठ स्थित है। भारतीय संस्कृति में बौद्ध और जैन परंपरा में नालंदा का बहुत अधिक महत्व है। इस प्राचीन विद्यापीठ में महावीर स्वामी ने 14 चतुर्मास किए थे, यानी कि एक चतुर्मास में 4 महीने होते, उन्होंने ऐसा 14 किए थे। इसीलिए ये स्थल जैन तीर्थ बना। 5वीं सदी में कुमार गुप्त ने यहाँ एक बिहार बनाया था। उसके बाद नालंदा के प्रसिद्धि में वृद्धि हुई थी। वहाँ हजारों हस्तलिखित यानी कि हाथों से लिखे हुए ग्रंथों के अमूल्य भंडार है, मतलब बहुत सारे हाथों से लिखे हुए ग्रंथ हैं। नालंदा विश्वविद्यालय था, यानी कि कॉलेज था। भारतीय संस्कृति का एक तीर्थ धाम भी था। देश विदेश से विद्यार्थी यहाँ अध्ययन करने आते थे। महान यात्री जो चीन का था, हाउ एन सॉन्ग भी यहाँ आया था। आज तो इस महान विश्वविद्यालय के मात्र खंडर ही देखने को मिलता है, फिर भी उन खंडरों में घूमते घूमते भी देश की भव्य संस्कृति की एक झांकी देखी जा सकती है। मतलब आज तो ये खंडर होगा, लेकिन उस टाइम का ये जो विद्यापीठ था बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध था, क्योंकि देश विदेश से लोग भी इस यहाँ पढ़ाई करने के लिए आते थे। नालंदा में पढ़कर बाहर निकलने वाला विद्यार्थी भारत का आदर्श विद्यार्थी माना जाता, मतलब वहाँ पे हर तरह की उनको शिक्षा दी जाती थी। ईसा की 5वीं से 11वीं सदी दौरान नालंदा शिक्षा का सर्वोत्तम केंद्र था। इस समय भारत में विश्व के श्रेष्ठ ग्रंथालय थे, मतलब ग्रंथ लिखने के जगह उसको ग्रंथालय बोलते हैं। तक्षशिला तथा नालंदा विद्यापीठ के ग्रंथालयों में अध्ययन और संशोधन करने के लिए देश विदेश से अनेक विद्यार्थी, मतलब उनको कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें सुधार करने के लिए देश विदेश से भी विद्यार्थी आते थे। इनमें से मात्र हाउ एन सॉन्ग ही 657 हस्तलिखित ग्रंथ अपने साथ चीन ले गया था। बाकी तो सब यही छोड़ के गए थे, लेकिन जो ये चीन का जो यात्री था, विद्यार्थी था, उसने 657 ग्रंथ अपने साथ कहाँ लेके गया? चीन लेके गया। 7वीं सदी में हाउ एन सॉन्ग ने मुलाकात की थी। महाविद्यालय में 7 बड़े भवन थे। व्याख्यान के लिए यानी समझाने के लिए 300 व्याख्यान कक्षाएं थी। विद्यार्थियों के रहने के लिए खास मठ बनाए गए, हॉस्टल टाइप। विद्यापीठ के निर्वाह के लिए कई गांव दान में मिले थे, यानी गांवों से जो भी कर वगैरह मिलता था उससे वो चलता था। नालंदा विश्वविद्यालय गांव से प्राप्त आय से विद्यार्थियों को निःशुल्क भोजन और वस्त्र दिया जाता था। यहाँ के ग्रंथालय वाला क्षेत्र धर्मगंज कहलाता था। अंडरलाइन कर लो। ईस्वी सन की 5वीं से 11वीं सदी तक नालंदा की प्रसिद्धि विद्या केंद्र यानी कि विद्या देने वाला केंद्र के रूप में हुई। अब है तक्षशिला। यह भी हमारा भारत का बहुत प्राचीन विद्यालय है, विश्वविद्यालय। वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित रावलपिंडी से पश्चिमी प्राचीन तक्षशिला विद्यापीठ थी। ये मतलब पाकिस्तान की जो रावलपिंडी है वहां से पश्चिम में ये स्थित था। वो प्राचीन गांधार प्रदेश की राजधानी का शहर था। इस विद्यापीठ में 64 विद्याओं की शिक्षा दी जाती है, यानी कितने तरह की शिक्षा दी जाती? 64। यहाँ अधिकतर विद्यार्थी गुरु के आश्रम में रहकर अध्ययन करते थे। जो हमारे सम्राट चंद्रगुप्त थे, उन्होंने भी तक्षशिला से ही शिक्षा ग्रहण की थी। भगवान बुद्ध के शिष्य जीवक ने यहाँ आयुर्वेद का पाठ सीखा था। दंत कथा अनुसार रघुकुल में जन्म लेने वाले राम के भाई भरत के पुत्र तक्ष के नाम पर इस स्थल का नाम तक्षशिला रखा गया। 7वीं सदी में यह महत्वपूर्ण विद्या केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। विद्यार्थियों को जिस विषय में रुचि हो उसी की शिक्षा दी जाती थी। अपनी इच्छा के अनुसार कितनी भी संख्या में शिक्षक विद्यार्थी को पढ़ा सकता था। फिर भी सामान्यतः एक शिक्षक के पास लगभग 20 विद्यार्थी पढ़ते थे। वाराणसी, राजगृह, मिथिला और उज्जैन जैसे दूर के नगरों से विद्यार्थी यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में आते थे। वाराणसी के राजकुमार यहाँ शिक्षा प्राप्त करते थे। कौशल के राजा प्रसेनजित, व्याकरण शास्त्री पाणिनि और राजनीतिक कौटिल्य ने भी यहाँ शिक्षा प्राप्त की थी, ऐसा माना जाता है। कौटिल्य मतलब चाणक्य, उसने भी तक्षशिला से शिक्षा प्राप्त की थी और अंत में तक्षशिला में ही वो गुरु बने थे। तक्षशिला उच्च शिक्षा का केंद्र था। सामान्य स्थिति के विद्यार्थी गुरु के घर रहकर पढ़ते थे। यहाँ वेद, शास्त्र, क्रिया,
गज विद्या, धनुर्विद्या, व्याकरण, तत्व ज्ञान, युद्ध विद्या, खगोल, ज्योतिष वगैरह की शिक्षा दी जाती थी। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य और स्वयं चंद्रगुप्त मौर्य ने भी यही शिक्षा प्राप्त की थी। 5वीं सदी के आरंभ में चीन के फायान ने इस स्थल की मुलाकात की थी। यहाँ पे भी चीन का एक यात्री यहाँ पे आया था, जिसका नाम क्या था, फायान। और इधर जो था उसका नाम क्या था, हाउ एन सॉन्ग, नालंदा में। अब आता है वाराणसी, काशी। वाराणसी यात्रा धाम के रूप में प्रसिद्ध है। ईस्वी सन पूर्व 7वीं सदी में ये भारत का प्रसिद्ध विद्या केंद्र था। उपनिषद काल में यह आर्य संस्कृति और धर्म के केंद्र के रूप में विकसित हुआ। इसके राजा अजातशत्रु उपनिषद कला में एक तत्वज्ञानी और विद्या के पोषक थे। व्यास संहिता में महर्षि वेदव्यास का आश्रम यही होने का उल्लेख है। भगवान बुद्ध ने अपने मत के प्रचार और प्रसार के लिए वाराणसी को पसंद किया था। वाराणसी यद्यपि धर्म नगरी है और वहाँ पे विद्या नगरी भी है, इसलिए बुद्ध ने भी अपने धर्म के प्रसार के लिए वाराणसी को पसंद किया था। आदि शंकराचार्य जैसे समृद्ध तत्वज्ञ जो सबसे पहले हमारे हिंदू धर्म के प्रचारक थे, उन्होंने भी अपने वेदांत के नूतन सिद्धांत की स्वीकृति के लिए काशी जाना पड़ा था। चैतन्य महाप्रभु और पुष्टि मार्गी के प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी ने भी अपने वैष्णव संप्रदाय की प्रतिष्ठा यहीं प्राप्त की थी। पंजाब के विद्वान परिवारों को जब स्थानांतरण करना पड़ रहा तब वे मुख्य रूप से काशी और कुछ संख्या में कश्मीर जाकर बसे, मतलब उनको अपनी जगह छोड़नी पड़ी। तो आधे काशी आए और आधे कश्मीर चले गए। अन्य राजाओं के राजकुमार भी यहाँ उच्च शिक्षा के लिए आते थे। सम्राट अशोक के आश्रम से वाराणसी का सारनाथ मठ प्रसिद्ध विद्याधाम भी बना। अब है वल्लभी। ईस्वी सन की 7वीं शताब्दी में गुजरात का विद्याधाम एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था। वल्लभी को विशाल और अत्यंत प्रसिद्ध विद्याधाम बनाने में मैत्रक वंश के तत्कालीन शासकों और नागरिकों का विशेष योगदान था। 7वीं सदी में भिक्षुक विद्यार्थी रहते थे, मतलब जो भिक्षा मांगकर विद्या अध्ययन करते थे। तब वल्लभी बौद्ध मत के हीनयान, बौद्ध धर्म की दो शाखा हीनयान और याद नहीं आ रहा मुझे। 7वीं सदी के मध्य में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान स्थिरमती और गुणमती वल्लभी के अग्रणाचार्य आचार्य थे। ये दोनों वहाँ के टीचर थे। सुदूर गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्र से विद्यार्थी यहाँ उच्च शिक्षा के लिए आते थे। चीन यात्री इतिंग्स, यहाँ कौन सा आया था, इतिंग्स ने लिखा है कि वल्लभी पूर्व भारत के प्रसिद्ध शिक्षा संस्थान नालंदा से स्पर्धा करती थी, मतलब दोनों में कंपटीशन होता था कि कौन सबसे अच्छा कॉलेज है दोनों में से, ठीक है। वल्लभी एक राजधानी और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह भी था, मतलब बंदरगाह यहाँ से मतलब जहाजें वगैरह आती थी। ईस्वी सन 480 से सन 1775 तक वल्लभी के शासक मैत्रक राजा भी विद्या और विद्यापीठ के महान आश्रयदाता थे, मतलब वो वल्लभी को चलाते, आश्रयदाता मतलब। ये बात विशेष ध्यान देनी होगी कि मैत्रक वंश के राजा बौद्ध नहीं थे, सनातनी थे, मतलब हिंदू धर्म वाले थे, फिर भी इस संस्था की वो सहायता करते थे। ईस्वी सन 1775 में अरबों ने आक्रमण किया और मैत्रक पराजित हुए तथा विद्यापीठ बंद हो गया। यहाँ प्रसिद्ध विद्वानों के नाम दरवाजे पर लिखे जाते थे। विद्वान राज्यसभा में अपना पांडित्य दिखाकर राजतंत्र में ऊंचे अधिकार प्राप्त करते थे। ये प्रसिद्ध विद्यापीठ थी। ज्ञान की आराधना तथा विशिष्ट प्रकार की शिक्षा प्रणाली के कारण भारत में ही नहीं बल्कि तत्कालीन विश्व में ये प्रसिद्ध थी। इस विद्यापीठ में देश विदेश से अध्ययन करने के लिए विद्यार्थी आते थे। सही अर्थ में ये अंतर्राष्ट्रीय विद्यापीठ था, मतलब यहाँ पे नालंदा से भी ज्यादा विद्यार्थी आते थे, इसलिए सही अर्थों में ये अंतर्राष्ट्रीय विद्यापीठ था। इसमें लगभग प्रत्येक विद्या शाखाओं से संबंधित शिक्षा दी जाती थी। इन सभी विद्यापीठों का निर्वाह राजा और श्रेष्ठों द्वारा मिले दान से होता था। ये वास्तविकता तत्कालीन समाज की विद्या के प्रति प्रेम और निष्ठा दर्शाता है। भारतीय विद्या, कला और ज्ञान विज्ञान की शिक्षा देने वाली विश्वविख्यात यूनिवर्सिटियां थी, मतलब बहुत बड़ी बड़ी कॉलेज थी ये, क्योंकि यहाँ पे हमें अभी आज के कॉलेजों में तो हमें सिर्फ मात्र रटन विद्या वाली सिर्फ किताबी ज्ञान मिलता है, बाकी कुछ नहीं। लेकिन उस समय इन कॉलेजों में हमें हर तरह की शिक्षा मिलती थी। एक जो बालक वहां से पढ़ के निकलता था वो तो उसमें बहुत कैपेबल होता था, वो कुछ भी कर सकता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है, तो हमें
ये पुराने विश्वविद्यालयों से शिक्षा लेनी चाहिए कि आज हमें भी ऐसे हमारे जीवन निर्वाह के लिए जो काम आ सके वो शिक्षा बनाई जाए, वो ऐसा हमें कल्चर मिले। मतलब ठीक है, आपका ये पार्ट खत्म हो गया है। इनके ये अभ्यास प्रश्न हैं जो आपको एक बार देखने हैं, फिर इसका टेस्ट हम अगले वीक में लेंगे। ठीक है बच्चों।